नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के चैप्टर नंबर 5 संघ और उसके क्षेत्र को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। भारत के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से भाग और कौन से आर्टिकल में संघ और क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो ये भाग है 1 और अनुच्छेद हैं 1 से 4। ठीक है। अब इसमें राज्यों का संघ, इसमें क्या है देखो, जो अनुच्छेद 1 है उसमें बोला गया है कि हमारे देश के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। इन दोनों नामों को स्वीकारा गया है और इस अनुच्छेद में राज्यों का संघ भी कहा गया है हमारे देश को। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 1 में। आगे हम बात करें, राज्यों के क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 1 है राज्यों के क्षेत्र, 2 है संघ क्षेत्र, 3 है ऐसे क्षेत्र जिन्हें कभी भी अधिकृत किया जाए। ठीक है, जिन पर कभी भी अधिकार किया जाए भारत द्वारा। आगे हम बात करें तो राज्यों में संविधान के जो प्रोविज़न हैं वो जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू होंगे, ऐसा बोलते हैं। अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। मैं आपको बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर अब 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब जो प्रोविज़न है संविधान के वो जम्मू और कश्मीर में भी लागू होंगे। आगे हम बात करें तो कुछ एक स्पेशल राज्य हैं, मतलब स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं कुछ एक राज्यों के लिए, जिनका वर्णन भाग 21 में किया गया है। ये वो राज्य हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। आगे हम बात करें तो 5th और 6th शेड्यूल जो है उसमें जो हमारी अनुसूचित या फिर जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के लिए विशेष प्रोविज़न किए गए हैं, स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। बात हम आगे करें तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत किसी भी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है। फॉर एग्जांपल संधि कर सकता है, लीज पर ले सकता है, उपहार अगर इसको कोई दे दे उसको स्वीकार कर सकता है, या किसी एरिया को जीत सकता है या फिर हरा सकता है। तो इस तरह से ये जो है अधिग्रहण हो जाएगा भारत द्वारा किसी एरिया का। ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने कुछ एरियाज़ को अधिगृहित किया था, जिसमें पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और सिक्किम शामिल हैं। आगे हम बात करें अनुच्छेद 2 की, तो इसमें संसद को संघ में नए राज्य के प्रवेश व स्थापना की शक्ति दी है। नए राज्यों की स्थापना करना एक शक्ति है इसकी, और दूसरी है नए राज्य का गठन करना। आगे हम बात करें अनुच्छेद 3, तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें वर्तमान राज्य जो हैं उनके पुनर्गठन और स्थापना से संबंधित वर्णन किया गया है। आगे हम बात करें तो राज्यों के पुनर्गठन संबंधित संसद की जो शक्ति है अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या है, उसमें नए राज्य का निर्माण कर सकता है संसद, राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना या कम करना, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, राज्य के नाम में परिवर्तन करना, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके लिए 2 शर्तें होती हैं। कौन कौन सी 2 शर्तें हैं? पहली शर्त तो ये है, ऐसे किसी भी अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही संसद में भेजा जाएगा। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति पहले मंजूरी देगा किसी अध्यादेश को कि हाँ इसके ऊपर आप चर्चा कीजिए, तब संसद में ये अध्यादेश जो है जाएगा, स्वीकृति अनिवार्य होगी। आगे हम बात करें, राष्ट्रपति उस अध्यादेश को विधानमंडल का मत जानने, जिस एरिया के बारे में बात हो रही है, जिस राज्य के बारे में बात हो रही है, उसके विधानमंडल को भेजेगा, मतलब उनके मत को जानने की कोशिश करेगा पहले। ठीक है, और इसके लिए एक निश्चित टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आंसर करना होगा। हालांकि ये जो मत है इसको मानना राष्ट्रपति या संसद के लिए अनिवार्य नहीं है। संसद अपने अनुसार भारत का मानचित्र बदल सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। भारत को विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ भी कहा जाता है। मतलब बहुत से राज्य हैं, ठीक है, मतलब ये बंटे हुए हैं, लेकिन फिर भी भारत जो है एक है, ये बोला जाता है। आगे हम बात करें
अनुच्छेद 4 की, तो इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन जो संशोधन होते हैं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब साधारण कानून से भी इनकी इस प्रक्रिया को किया जा सकेगा, संशोधन किए जा सकेंगे। आगे हम बात करें 1960 में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत क्या भारत के किसी राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दिया जा सकता है। तो केंद्र सरकार का निर्णय कि बेरूबाड़ी संघ पश्चिम बंगाल पर पाकिस्तान का अधिकार हो। ठीक है, केंद्र सरकार ने ये सोचा था कि जो बेरूबाड़ी संघ है पश्चिम बंगाल में उसको पाकिस्तान को दे दिया जाए, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति द्वारा 1960 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 3 के तहत कहा कि अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, और इस प्रकार 9वां संशोधन हुआ 1960 में और ये जो क्षेत्र था ये पाकिस्तान को दे दिया गया। आगे हम बात करें 100वां संशोधन हुआ था जो कि लेटेस्ट ही है, अभी 2015 में हुआ था। इसमें भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो समझौता था, एक समझौता हुआ जिसमें 51 क्षेत्र जो हैं वो भारत ने अपने कब्जे में लिए और 111 क्षेत्र जो हैं वो बांग्लादेश को दिए। 6.1 किलोमीटर जो असीमांकित, मतलब जिसके ऊपर कोई बॉर्डर लाइन नहीं थी, सीमा क्षेत्र को भी शामिल किया गया था। ठीक है, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय एवं त्रिपुरा से जुड़े कुछ अनुच्छेदों को भी संशोधित किया गया था। आगे हम बात करें तो रेडक्लिफ ने भारत एवं बांग्लादेश की जो सीमा 1947 में बनाई थी उसमें विवाद थे और इन विवादों का समाधान 1950 में बगे अवार्ड के अनुसार भी नहीं हो पाया। 1958 में नेहरू नून समझौते द्वारा भी इसकी कोशिश की गई। उसके बाद 16 मई 1974 को फिर से ज़मीनी सीमांकन एवं और ज़मीनी संबंधित जो मामले थे उनके लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पर भी दस्तखत करके इसको हल करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये चला रहता है थोड़ा बहुत। आगे हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के उद्भव की, तो किस तरह से जो केंद्र शासित प्रदेश बने, राज्य बने, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो देशी रियासतों का एकीकरण, देखो आज़ादी के समय 2 तरह की राजनीतिक इकाइयाँ थी, एक थे ब्रिटिश प्रांत और दूसरे थे देशी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत मतलब जिन पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था और देशी रियासतें मतलब जिन पर लोकल राजा राज करते थे। तो भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों को ये छूट दी गई कि वे किसी में भी शामिल हो सकते हैं। और भारत के क्षेत्र में जो इंडिया का एरिया था उसमें 552 रियासतें थीं, जिनमें से 549 जो है भारत में शामिल हो गई थी, लेकिन 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर ने शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, वो कश्मीर को विलय पत्र द्वारा शामिल किया गया। अब आगे देखिए, इंडिया में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो 4 तरह के राज्य बनाए गए थे, क ख ग घ, ठीक है, ABCD। अब इसमें 1950 में क श्रेणी के जो राज्य थे उसमें कौन कौन से थे? असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। ये राज्य जो थे A कैटेगरी में रखे गए। B में कौन से थे? हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश। तो ये राज्य जो थे ख श्रेणी में थे, B कैटेगरी में। आगे हम बात करें ग श्रेणी में कौन से थे, तो इसमें रखा गया था अजमेर को, भोपाल को, बिलासपुर को, कूच बिहार को, कुर्ग को, दिल्ली को, हिमाचल प्रदेश को, कच्छ को, मणिपुर और त्रिपुरा। ये सारे जो थे ग श्रेणी के थे। भाग घ में सिर्फ एक ही था, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है,
भाग क में ब्रिटिश भारत, ख में 9 राज्य विधानमंडलों के साथ शाही शासन, और ग में सी कैटेगरी में क्या था, ब्रिटिश मुख्य आयुक्त प्रांत जो थे या शाही शासन जो था उसके क्षेत्रों को, और घ में सिर्फ अकेला अंडमान निकोबार ही था। बात करें हम आगे, 2 आयोग बने थे, धर आयोग और जेवीपी समिति। तो इसमें देखो क्या था, देशी रियासतों के एकीकरण के बाद भाषाई आधार पर पुनर्गठन की मांग जो थी वो दक्षिण भारत में उठने लगी। अब क्या हुआ, जून 1948 में सरकार ने धर भाषाई आयोग की स्थापना की, जिसने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, जून में गठन हुआ था और दिसंबर में रिपोर्ट दी। इसने भाषाई के बजाय प्रशासनिक सुविधा अनुसार पुनर्गठन की बात कही और इससे जो था लोगों में असंतोष बढ़ गया। अतः दिसंबर 1948 में एक और भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसको बोला गया जेवीपी समिति। ठीक है, जेवीपी क्यों बोला गया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी, सीतारमैया, इन तीनों के नाम का फर्स्ट लेटर यूज़ करके इसका नाम रखा गया था। आगे हम बात करें तो अप्रैल 1949 में औपचारिक रूप से ये बात अस्वीकार कर दी कि भाषाई आधार पर कोई गठन किया जाना चाहिए। लेकिन 1953 में मजबूरी वश मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग कर आंध्र प्रदेश बना दिया गया। तो आंध्र प्रदेश जो था भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसका लंबा विरोध हुआ और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोटी श्री रामुलु, इनकी मौत हो गई थी। अब देखो, जब ये गठन कर दिया गया भाषा के आधार पर तो बाकी बहुत से राज्य थे जहाँ पे ये विवाद था, तो वहाँ से भी मांगे उठने लगी। आगे देखिए क्या हुआ, फजल अली आयोग ये बना था। देखो, दिसंबर 1953 में आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद बाकी एरियाज़ में भी मांग उठी। तो दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, फजल अली आयोग जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना 1953 में हुई थी दिसंबर में। इसके 2 सदस्य, इनके नाम भी पूछे जाते हैं, तो ये थे KM पाणिकर और HN कुंजरो। इस आयोग ने 1955 में रिपोर्ट पेश की और स्वीकारा कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसने पुनर्गठन के लिए 4 मुख्य कारक पहचाने: देश की एकता एवं सुरक्षा का अनुरक्षण एवं संरक्षण, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क, और चौथा था प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोक कल्याण की योजना व संवर्धन। तो ये 4 तरीके बताए थे इन्होंने। अब इसने जो सुझाया था, इसने बोला कि 4 आयामी मतलब जो 4 तरह के राज्य चल रहे थे ABCD, उनका अंत कर दिया जाए और 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वां संशोधन 1956, भाग क व भाग ख के बीच की दूरी खत्म हुई और वह भाग ग खत्म हो गया। समझाई बात। अब देखिए क्या हुआ था, 1 नवंबर 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, आयोग ने कितने बोले थे, 16 और 3 बोले थे, लेकिन बनाए कितने गए, 14 और 6। देखो इसमें क्या किया था, त्रावणकोर, मालाबार व कसरगोडे, इसको सारे को मिलाकर केरल बना दिया गया था। ठीक है, तो 1956 के बाद जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या हुआ था, कौन कौन से राज्य बने थे, किस तरह से। तो हम बात करें 1956 में व्यापक राज्यों के पुनर्गठन के बाद राजनीतिक मानचित्र जो था वो बिल्कुल विविधता उस पर नज़र आ रही थी, भिन्नता मतलब। ठीक है, और भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात उठने लगी थी। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली सारी चीज़। तो क्या हुआ, देखो आंध्रा तो बन गया था, उसके बाद अब 1960 में जो बम्बई था
द्विभाषी था। एक थे उसमें मराठी बोलने वाले, दूसरे थे गुजराती बोलने वाले। तो इन दोनों भाषाओं को अलग अलग कर दिया गया। यहाँ पर मराठी जो क्षेत्र था उसको महाराष्ट्र और गुजराती क्षेत्र को गुजरात बना दिया गया। गुजरात 15वां राज्य बना। ठीक है। बात करें हम दादरा एवं नागर हवेली की, तो 1954 में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। 1961 तक इसमें स्वशासन चलता रहा, मतलब वहाँ के जो लोग थे वही अपना शासन खुद चलाते रहे। 10वें संशोधन 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में बदला गया। उसके बाद बात करें हम गोवा व दमन दीव की, तो इसमें इन तीन क्षेत्रों को 1961 में पुलिस कार्यवाही द्वारा अधिग्रहित किया गया था। 12वें संशोधन से इन्हें संघ शासित क्षेत्र बनाया गया और 1987 में गोवा को राज्य व दमन दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा आप, गोवा जो है 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था और उसके बाद यूटी रहा ये। 1987 में इसको राज्य बना दिया गया। आगे हम बात करें पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी देखो 1954 में फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यमन ये जो क्षेत्र थे इनको भारत को सौंप दिया और 1962 तक इसका प्रशासन जो था अधिग्रहित, मतलब जो कंट्रोल किए हुए एरिया होते हैं उसकी तरह चलता रहा। उसके बाद 14वां संशोधन हुआ तो इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। बात करें आगे हम नागालैंड की, तो 1963 में नागा पहाड़ियों व त्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड 16वां राज्य बनाया। ठीक है। और इससे पहले यह असम राज्यपाल के नियंत्रण में था। आगे हम बात करते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की। तो 1966 में क्या हुआ था, पंजाब से 17वां राज्य हरियाणा वो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना। देखो अकाली दल के नेता थे मास्टर तारा सिंह, इनके नेतृत्व में सिंह गृह राज्य या पंजाब सूबा की मांग उठने लगी। तो शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब व हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा में बदला गया। ठीक है। साथ लगते जो पहाड़ी एरिया थे उनको हिमाचल बनाया गया और हिमाचल को एक यूटी बना दिया गया, जिससे 25 जनवरी 1971 को 18वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बात करें हम मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय की, तो 1962 में भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आया। 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा, एक उपराज्य मेघालय, इसकी स्थापना की गई थी। उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। पहले उपराज्य था मेघालय, इसको राज्य बनाया गया था। 2 अन्य संघ शासित प्रदेश थे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जिन्हें पूर्वोत्तर सीमा एजेंसी या नेफा बोलते थे। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसके नाम से जाना जाता है, इनको जाना जाता था। ये भी अस्तित्व में आए। मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य बने। 22वें संशोधन 1969 द्वारा मेघालय को स्वायत्तशासी राज्य बनाया गया और ये असम में उपराज्य के रूप में जाना जाता था, जिसका अपना मंत्रिपरिषद था। आगे बात करें हम मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, तो इनको असम से अलग किया गया। सिक्किम 1947 तक सिक्किम जो था यहाँ पर शाही राज्य था, चोग्याल का शासन था यहाँ पर। ठीक है। और 1947 के समय भारत ने इसके सभी मामलों का दायित्व लिया था। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा जताई कि भारत में हमें शामिल किया जाना चाहिए और संसद ने 35वें संशोधन 1974 द्वारा इसे समृद्ध राज्य का दर्जा दिया। इसके लिए अनुच्छेद 2 क और 10वीं अनुसूची संबद्धता की शर्तें व नियम इनको जोड़ा। 1975 में लोगों ने चोग्याल शासन को समाप्त करने के लिए मत दिया और संशोधन 36 1974 द्वारा ये भारत का 22वां राज्य बना। इसके लिए पहली व चौथी अनुसूची को संशोधित किया गया और अनुच्छेद 374 च जोड़ा गया। ठीक है। इसमें सिक्किम के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए। 36वें संशोधन ने 35वें के प्रावधानों 2 क व अनुसूची 10 को निरस्त कर दिया। बात करें हम आगे, तो मिजोरम, अरुणाचल और गोवा 1987 में 23वें
24वें 25वें राज्य बने। उसके बाद यूटी की अगर हम बात करें तो यूटी मिज़ोरम को राज्य बनाया। ये 1986 के समझौते के तहत हुआ। इस पर भारत सरकार व मिज़ो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किए। अरुणाचल प्रदेश 1972 में राज्य बना। गोवा, दमन दीव, ये दो इनसे अलग होकर गोवा एक पृथक राज्य बनाया गया। बात करें हम आगे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 2000 में क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से अलग किए गए थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और झारखंड बिहार से अलग करके 26वें, 27वें और 28वें राज्य बने। उसके बाद लास्ट जो राज्य बना था वो बना था तेलंगाना 2014 में। 2 जून 2014 को इसको आंध्र प्रदेश से काटकर 1929वां राज्य बनाया गया था। आंध्र प्रदेश 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया है, इसमें मद्रास, तमिलनाडु के तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल किए गए थे और आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल व उच्च न्यायालय गुंटूर में था। बाद में तो हैदराबाद में था ना। बात करें हम आगे तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा हैदराबाद के तेलुगु भाषी क्षेत्र को आंध्र प्रदेश में मिलाया गया और राजधानी को हैदराबाद जो है स्थानांतरित किया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 ने आंध्र प्रदेश को 2 भागों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बांट दिया और 1956 के राज्यों व यूटी की संख्या 14/6 से 29/7 हो गई। उसके बाद जैसे कि हमें पता है, जैसे ही जम्मू और कश्मीर इसको राज्य से हटाकर यूटी 2 यूटी में बदला गया तो राज्यों की संख्या 28 और यूटी की संख्या 9 हो गई। उसके बाद दादरा और नगर हवेली इसको दमन दीव के साथ एक कर दिया गया। तो अभी प्रेजेंट में हमारे पास 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। आगे हम बात करें राज्यों के नाम में परिवर्तन, तो सबसे पहले संयुक्त प्रांत का नाम 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हुआ था। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे हम बात करें 1969 में मद्रास बदलकर तमिलनाडु हुआ। मैसूर 1973 में बदलकर कर्नाटक हुआ। लक्षद्वीप व अमीन देवी का नाम लक्षद्वीप हुआ। 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। कब? 1992 में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये संशोधन 1991 द्वारा हुआ था। मतलब संशोधन का नंबर जो है वो 69 था और ईयर था 1991। 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ और पांडिचेरी का नाम बाद में पुडुचेरी रखा गया। 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा रख दिया गया। तो ये था इस चैप्टर में सारा। आई होप आपको यहाँ ज़रूर कुछ जानने को मिला होगा, ये पसंद आया होगा। हमारा टारगेट है अगस्त तक सारा सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करना, कोई भी चीज़ छूटे ना। आपको ये ज़रूर लग रहा होगा कि कुछ ज़्यादा लेंथी हो गया, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने जाएंगे तो आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे इसको पढ़ने में लगेंगे, जो कि मैंने आपको 15 से 20 मिनट में बता दिया होगा। बने रहिएगा चैनल के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। ये बिगनिंग है मेरे चैनल की, थोड़ा सपोर्ट अगर आप करेंगे तो हेल्प मिलेगा। थैंक यू।